बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद फ़ारूक, आपका फ़िज़िक्स टीचर। टुडे माय टॉपिक इज़ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। जैसा कि आपको मालूम है, हमने चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किया हुआ है और आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो आज हमने वो स्टार्ट करने हैं और इसके अंदर जिस तरह से हमने पहले लास्ट लेक्चर मैंने दिया था उसके अंदर मैंने कुछ MCQs सॉल्व करवाए थे, उसी तरह से हम इस लेक्चर के अंदर भी कुछ MCQs सॉल्व करेंगे जो बिल्कुल जो है ना MD केट और ई केट के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं बोर्ड की तरफ, तो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास जो है ना जो टॉपिक है आज का वो है हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। लेक्चर नंबर 5। अब इसके अंदर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर क्या होते हैं, तो इसको हम जो है ना डिस्कस करेंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, आज हम इसको थोड़ा स्टडी करेंगे कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर जो है, तो इसके अंदर स्टार्टिंग में हमने कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर को देखना है कि कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर क्या होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट के कंपोनेंट क्या होते हैं स्टूडेंट, आज हम इसको डिफाइन करेंगे। कंपोनेंट क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं कि वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं ये कितने हो सकते हैं, हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम इसके हवाले से स्टडी करेंगे। कंपोनेंट्स जो होते हैं ये किसी भी वेक्टर के इफेक्टिव वैल्यू को आप कहते हैं। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर थ्रू अ गिवन डायरेक्शन, किसी भी वेक्टर की जो गिवन डायरेक्शन होती है किसी इफेक्टिव वैल्यू को, उसको आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर कहते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर जो है, अब कंपोनेंट्स को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि कंपोनेंट्स क्या होता है। कंपोनेंट्स जो होता है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर, किसी भी वेक्टर की जो इफेक्टिव वैल्यू होती है और उसकी जो गिवन डायरेक्शन होती है उसको आप कंपोनेंट कहते हैं। तो मैं इसको डिफाइन कर लूंगा कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। इफेक्टिव वैल्यू इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर in a given direction is called component। तो ये हमारे पास है इफेक्टिव वैल्यू। हाँ जी, इफेक्टिव वैल्यू में के अंदर मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कंपोनेंट है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, हम उसको रिजॉल्व कर देते हैं किसी दो कंपोनेंट्स के अंदर, तो हम इसको कहते हैं द स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू 2 और मोर कंपोनेंट्स, कि किसी भी वेक्टर को 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड कर देना, स्प्लाइट कर देना, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर कहलाते हैं। तो इसको हम जो है ना इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। अनदर डेफिनेशन जो है हमारे पास वो इस तरह से है, द स्प्लिटिंग of a vector
इनटू 2 or more components या 2 or more parts, इस तरह भी कह सकते हैं, is called components of a vector, या सिंपली आप कह सकते हैं कंपोनेंट। स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू 2 or more components is called components या कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इसको कहते हैं। अब हम आते हैं कि हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो हमारे पास हैं इसको हम डिफाइन कर देंगे कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमारे पास क्या होते हैं। कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। हाँ जी, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो होते हैं स्टूडेंट, जैसा कि हमने पढ़ा था पहले कि रेक्टेंगुलर मींस होता है, रेक्टेंगुलर कहते हैं एक मुस्ततील को, एक मुस्ततील को कहते हैं। अब मुस्ततील का अगर आप हर साइड को देखें तो यहां पे भी 90 का एंगल बन रहा है और यहां पे भी 90 का एंगल बन रहा है, यहां पे भी 90 का एंगल बन रहा है और यहां पे भी 90 का एंगल बन रहा है। हर साइड पे आपका 90 का एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब 90 का एंगल हो तो उसको हम फिजिक्स में कहते हैं परपेंडिकुलर। तो इस वजह से हम इसको डिफाइन करेंगे, द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसे कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जितने भी हमारे पास कंपोनेंट होते हैं ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो इसको हम डिफाइन कर लेंगे कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर which are perpendicular to each other is called rectangular components of a vector, ऑफ अ वेक्टर। तो ये हमने डिफाइन किया था, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। अब ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर है, हमने कहा है कि ऐसे कंपोनेंट जो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं यानी कि 90 का एंगल बना रहे होते हैं, तो उसको आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर कहते हैं। तो इसको हम ड्रा कर देंगे डायग्राम से। तो इसकी जो डायग्राम हमारे पास बनेगी वो इस तरह से होगी कि अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर हम प्लेन में देखते हैं, अगर हम प्लेन में देखें, प्लेन के अंदर आपके पास 2 डायमेंशन सिस्टम होता है, 2D सिस्टम होता है। तो इसको अगर हम देखें तो हमारे पास ये आपके पास x कंपोनेंट है और ये हमारे पास x एक्सिस आ गया और ये हमारे पास है y एक्सिस। एक हमारे पास x एक्सिस है और दूसरा हमारे पास क्या है, y एक्सिस है। अगर हम x एक्सिस और y एक्सिस को देखें तो ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हैं। अगर हम इनके दरमियान एक वेक्टर ड्रा करें, मिसाल के तौर पर हम इसके अंदर एक वेक्टर ड्रा कर देते हैं। वो वेक्टर है हमारे पास, ये हमारे पास वेक्टर a है, ये हमने इनके दरमियान वेक्टर a ड्रा कर दिया जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है ये वेक्टर, और जिस पॉइंट पर ये वेक्टर जा रहा है, उस पॉइंट को हम P का नाम दे रहे हैं। अब ये जो वेक्टर है, अगर x एक्सिस और y एक्सिस के दरमियान हमने एक वेक्टर लिया है तो x एक्सिस और y एक्सिस के दरमियान ये जो वेक्टर होगा इसका कुछ ना कुछ प्रोजेक्शन भी लाजमी होगा। अब जो प्रोजेक्शन होगा यानी कि वेक्टर a का जो प्रोजेक्शन होगा वो हम लेते हैं
अगर हम इसका प्रोजेक्शन लें तो इसका प्रोजेक्शन जो है ना ऐसे नीचे आएगा, ठीक है, और इसका एक्स एक्सिस में भी प्रोजेक्शन होगा, यानी कि वेक्टर ए का जो साया है, प्रोजेक्शन कहते हैं साया को, साया वो एक्स एक्सिस के ऊपर भी पड़ रहा है और इसी तरह से वाई एक्सिस के ऊपर भी पड़ेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर भी और वाई एक्सिस के ऊपर भी साया पड़ेगा। तो इसको हम जो है ना इस तरह से ड्रा कर देंगे, तो ये हमारे पास पॉइंट बन जाएगा। इस पॉइंट को आप m का नाम दे दें, इस पॉइंट को n का नाम दे दें, ये अपनी तरफ से मैंने पॉइंट रख दिए यहाँ पे नाम। तो ये हमारे पास ये एक जो है ना प्लेन बन जाएगी, यानी कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब अगर हम देखें तो एक्सिस की बात करें, ये वेक्टर ए है, एक्स एक्सिस के ऊपर वेक्टर ए है, तो यहाँ पे जो o से लेकर m तक का जो हमारे पास x कंपोनेंट होगा, x कोऑर्डिनेट होगा, तो उसको हम जाहिर करेंगे ए एक्स से डिनोट करेंगे। वेक्टर a है तो x एक्सिस है तो a के साथ x लिखेंगे, और इसी तरह से x एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर आप लेते हैं तो यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, ax यूनिट वेक्टर, साथ में क्या आ जाएगा, i यूनिट वेक्टर। इसी तरह से अगर हम y एक्सिस की बात करें, m से लेकर p तक का जो डिस्टेंस है, ये हमारे पास जो कंपोनेंट आ जाएगा, वो कंपोनेंट हमारे पास जो आ जाएगा वो ये है कि m से लेकर p तक का जो हमारे पास डिस्टेंस है वो ay होगा, और इसके साथ यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, j यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ना दो कंपोनेंट हैं। आप देखें आमने सामने वाले जो अजला होते हैं आपस में बराबर होते हैं, तो इस वजह से MP अगर ay है तो हमारे पास ONB क्या होगा, ये हमारे पास क्या होगा, AYJ होगा। और इसी तरह से O से लेकर M तक का डिस्टेंस AXI है, तो इसी तरह से N से लेकर P तक का डिस्टेंस भी हमारे पास क्या होगा, AXI। तो ये हमारे पास इक्वल होंगे, और यहाँ पे जो हमारे पास कोई ना कोई एंगल बन जाएगा, उस एंगल को हम थीटे का नाम दे देंगे। जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और वेक्टर ए के दरमियान एक एंगल बन रहा है, उसको हम थीटे का नाम दे देंगे। अब स्टूडेंट हमने जो काम ये करना है, तो सबसे पहले तो इसको कंपोनेंट्स को डिफाइन करना है। तो कंपोनेंट्स क्या है हमारे पास, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, या इसको हम दूसरे लफ्जों में हम डिफाइन कर देते हैं कि कंपोनेंट्स को हम किस तरह से, द स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू 2 और मोर कंपोनेंट्स, ऐसे वेक्टर जिसको हम जो ना 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास ये क्या कहलाते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर कहलाते हैं। उसके बाद हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को डिफाइन किया है, तो हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को जब हम डिफाइन करते हैं तो ये हमारे पास ये डेफिनेशन आती है, द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसे कंपोनेंट जो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हों, तो उसको आप क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर कहते हैं। और इसकी हमने डायग्राम ड्रा के यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान। अब हम आते हैं जो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, एक तो हमने वेक्टर का एक्स कंपोनेंट हमने फाइंड करना है, ax ये हमने फाइंड करना है, और इसी तरह से वेक्टर का ए कंपोनेंट हमने फाइंड करना है, और दूसरा हमने वेक्टर ay वेक्टर का एक y कंपोनेंट हमने फाइंड करना है। तो ये हमने फाइंड करनी है, और इसी तरह से हमने वेक्टर a की मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी है, और इसी तरह से हमने इसकी जो है ना डायरेक्शन यानी कि थीटा की वैल्यू भी क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो हमारे पास अगर आ जाए तो ये एक्स कंपोनेंट क्या होगा, एक्स कंपोनेंट, हाँ जी, एक्स कंपोनेंट किसको कहते हैं। अगर हम एक्स कंपोनेंट की बात करें तो इससे जो है ना ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गई है। ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये हमारे पास एक ट्राइएंगल है, तो ये हमारे पास OMP अकॉर्डिंग टू राइट ट्राइएंगल OMP के मुताबिक अगर हम इसको एक्स कंपोनेंट यहाँ पे निकालें तो कोई भी कंपोनेंट्स हो उसको निकालने के लिए, चाहे एक्स कंपोनेंट है चाहे वाई कंपोनेंट हो, उसको निकालने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिक्वायर होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास साइन थीटा है, कॉस थीटा है। इसी तरह से तो अगर हमने कोई एंगल फाइंड करना हो तो उसके लिए हम जो है ना टेंजेंट थीटा को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है ना यहाँ पे एक्स कंपोनेंट हमने मालूम करना है। तो एक्स कंपोनेंट मालूम करने के लिए यहाँ हम जो साइन थीटे का कॉस थीटे का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास ये जो कॉस थीटा होता है,
ये किस चीज के इक्वल होता है? अब सबसे पहले हम cos थीटा यहाँ पे फाइंड करेंगे। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिहाज से देखा जाए तो cos थीटा जो हमारे पास होता है, इसको जब हम यहाँ पे जो है ना इसको डिफाइन करेंगे तो cos थीटा जो होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस के इक्वल होता है। बेस ओवर हाइपोटेनियस, ये हमारे पास cos थीटा होता है, तो ये हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है। तो अगर हम इसके मुताबिक इस फंक्शन को देखें तो यही वाले डायग्राम मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कि ये मेरे पास एक डायग्राम है, यही वाली डायग्राम, ये मेरे पास O पॉइंट है, ये मेरे पास M पॉइंट है और ये मेरे पास P पॉइंट है। अगर मैं इसके दरमियान लिखूँ O से लेकर M तक का मेरा X कंपोनेंट जो है, इसको मैं नाम दे दूंगा AX I, और M से लेकर P तक AY J, और इसी तरह से O से लेकर P तक मेरे पास वेक्टर A है, तो ये वेक्टर A आ जाएगा और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन जाएगा। अब अगर हम इसके थ्रू इसको सॉल्व करें cos थीटा को, तो अगर हम x कंपोनेंट मालूम करना चाहते हैं यानी कि AX की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है ना cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, बेस हमारे पास क्या है, बेस अगर देखी जाए तो ये हमारे पास O से लेकर M तक, तो हम क्या लिख देंगे OM लिख देंगे, डिवाइडेड बाय आ जाएगा हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस क्या है, O से लेकर P तक, OP हमारे पास क्या आ जाता है, ये हाइपोटेनियस आ जाएगा। अब अगर हम देखें तो हमारे पास cos थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी, cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा O से लेकर M तक का डिस्टेंस किस चीज के इक्वल है, AX के इक्वल है, और इसी तरह से O से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है वो वेक्टर A के इक्वल है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वेक्टर A। अगर हम इसको मजीद सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, cos थीटा ये इज इक्वल टू आ जाएगा किस चीज के इक्वल है, AX डिवाइडेड बाय वेक्टर A, AX डिवाइडेड बाय वेक्टर A। अब अगर हम देखें वेक्टर A नीचे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे वेक्टर A साथ में क्या आ जाएगा, cos थीटा, इसी तरह से साथ AX के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमने क्या निकाल लिया, X कंपोनेंट निकाल लिया। तो इसको हम लिख सकते हैं, हमारे पास जो X कंपोनेंट आया है वो कुछ इस तरह से है कि मेरे पास जो AX की वैल्यू आई है, AX इज इक्वल टू आ गया है वेक्टर A साथ में क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा। तो ये हमने क्या निकाल लिया, हमने AX यानी कि X कंपोनेंट की वैल्यू निकाल ली है। इसी तरह से अगर ये हमारे पास X कंपोनेंट हमने निकाल लिया है तो हमने Y कंपोनेंट भी मालूम करना है, ये हमने Y कंपोनेंट यहाँ पे मालूम करना है। तो Y कंपोनेंट मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो Y कंपोनेंट मालूम करने के लिए सेकंड पार्ट Y कंपोनेंट, अगर Y कंपोनेंट हम यहाँ पे मालूम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एज वी नो दैट। अब Y कंपोनेंट के लिए अकॉर्डिंग टू राइट ट्रायंगल OMP ये हमारे पास आ जाता है साइन थीटा। अगर साइन वाला फंक्शन हम यूज करें तो ये हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा। साइन थीटा को अगर हम यूज करें तो हमारे पास साइन किसके इक्वल होता है, यानी कि ये हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के इक्वल होता है। साइन थीटा किस चीज के इक्वल होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। अब यहां पे अगर हम परपेंडिकुलर को देखें तो हमारे पास ये साइन वाला फंक्शन इज इक्वल टू आ जाएगा, किस चीज के इक्वल आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा। अगर परपेंडिकुलर अगर हम देखें तो ये हमारे पास MP है तो इसकी जगह पर हम MP पुट कर देंगे। और अगर हम हाइपोटेनियस की बात करें तो हाइपोटेनियस हमारे पास OP है तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, OP लिख दूंगा। और इसमें जब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास किस चीज के इक्वल आ जाएगा, MP। अब MP अगर हम देखें तो ये हमारे पास AY है तो AY आ जाएगा इसकी जगह पर। और इसी तरह से अगर हम OP की बात करें तो OP हमारे पास वेक्टर A के इक्वल है तो ये वेक्टर A आ जाएगा। वेक्टर A डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, A साइन थीटा,
इज इक्वल टू आ जाएगा ए वाई। तो ये हमारे पास कौन सा कंपोनेंट आ गया, सेकंड कंपोनेंट आ गया, वेक्टर ए का सेकंड कंपोनेंट आ गया, यानी कि वाई कंपोनेंट। सबसे पहले हमने एक्स कंपोनेंट निकाला है, फिर हमने क्या निकाला है, हमने वाई कंपोनेंट निकाला है। अब हम जो है ना आते हैं एक रिजल्टेंट वेक्टर ए को निकाल देते हैं, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को निकालते हैं। जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे रिजल्टेंट वेक्टर की, रिजल्टेंट वेक्टर ए या फिर हम कहते हैं इसको कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड हमने निकालनी है। तो जब हम वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा जी, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू किस रूल के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू राइट ट्रायंगल OMP। तो राइट ट्रायंगल OMP के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू राइट ट्रायंगल OMP। अब OMP के मुताबिक अगर हम देखें तो ये हमारे पास, अगर हम मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर की निकालने चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। अब अकॉर्डिंग टू OMP या अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियन थ्योरम। अब हमारे पास पाइथागोरियन थ्योरम क्या होती है या पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये हमारे पास होता है कि जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम आप 9th-10th से ये पढ़ रहे हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। तो ये हमारे पास होती है पाइथागोरस थ्योरम का अगर हम फार्मूला लिखें तो ये हमारे पास बराबर होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस हमारे पास होता है ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। अगर इसमें हम वैल्यूज पुट करें अकॉर्डिंग टू OMP, राइट ट्रायंगल OMP के मुताबिक अगर हम देखें तो हाइपोटेनियस हमारे पास O, ये M है और ये हमारे पास भी है OMP। अगर हम देखें हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस हमारे पास OP है। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, OP का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, बेस हमारे पास क्या चीज है, बेस हमारे पास OM है। तो इसकी जगह पर मैं OM लिख दूंगा, ऊपर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, MP है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा ये हमारे पास क्या है, MP, इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर हम वैल्यूज को पुट करें इसके अंदर तो OP किस चीज के इक्वल है, OP वेक्टर A के इक्वल है। तो इसकी जगह पर हम वेक्टर A लिख देंगे, ऊपर स्क्वायर है तो वेक्टर A का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा OM। अब देखें अगर हम OM किस चीज के इक्वल है, AXI, ऊपर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, AX का स्क्वायर, प्लस MP किस चीज का इक्वल है, MP हमारे पास AY का इक्वल है। तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, AY का स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर हम मैग्नीट्यूड किस चीज की निकालनी हो तो दोनों साइड पे हमें स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमें दोनों साइड पे क्या लेना पड़ेगा, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा। अगर हम अंडर रूट लें तो ये हमारे पास आ जाएगा वेक्टर A, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा AX, इसका स्क्वायर प्लस AY, इसका स्क्वायर। इस साइड पे भी अंडर रूट ले लेंगे और हम इस साइड पे भी अंडर रूट ले लेंगे, ये हमारे पास अंडर रूट आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो स्क्वायर से अंडर रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा,
तो ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आ जाएगी, किस चीज़ के इक्वल आ जाएगी, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, इसका अंडर रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, ये मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड मालूम करनी हो तो उसके लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हमने मैग्नीट्यूड निकाल ली है। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो ये हमने मैग्नीट्यूड निकाली है। तो अब हम जो है ना किसकी तरफ आते हैं, हम एंगल फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम एंगल फाइंड करें, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, अब इसके अंदर हमने सबसे पहले हमने एक्स कंपोनेंट मालूम किया, फिर वाई कंपोनेंट मालूम किया और फिर उसकी मैग्नीट्यूड मालूम की। अब हमने डायरेक्शन की तरफ आते हैं, एंगल की तरफ। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए की अगर हम डायरेक्शन फाइंड करें तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आती है। तो वेक्टर ए की डायरेक्शन मालूम करने के लिए हमने क्या करना है, हम यहाँ पे हमने पहले कंपोनेंट्स मालूम किए। कंपोनेंट्स मालूम करने के लिए हमने दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस्तेमाल किए, एक साइन थीटा दूसरा कॉस थीटा। इसी तरह से अगर हमने किसी चीज़ की डायरेक्शन फाइंड करनी हो वेक्टर की, तो वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस्तेमाल करते हैं जिसको हम टेंजेंट थीटा कहते हैं। अब हमारे पास tan थीटा किस चीज़ के इक्वल होता है, इसको हम अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू राइट ट्रायंगल OMP। OMP के मुताबिक हमारे पास जो राइट ट्रायंगल है tan थीटा, तो हमारे पास tan थीटा यानी कि टेंजेंट थीटा जो होता है ये इज इक्वल टू होता है, किस चीज़ के इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पे अगर हम राइट ट्रायंगल के अंदर अगर आप देखें तो राइट ट्रायंगल के अंदर हमारे पास जो राइट ट्रायंगल थी तो tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या चीज़ है, परपेंडिकुलर हमारे पास ए वाई था और इस तरह से बेस हमारे पास थी ए एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स। अगर हम tan को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, साथ में आ जाएगा ए वाई डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा ए एक्स। तो ये हमने किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो हम एंगल से फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया एंगल। तो ये हमारे पास हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को कंप्लीटली हमने सॉल्व कर लिया है। और इसी तरह से अब हम जो है ना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के हवाले से कुछ MCQs सॉल्व करेंगे, जिनमें से 3 से 4 MCQs यहाँ पे सॉल्व करेंगे, उनके जो है ना आंसर जो है ना देंगे। अच्छा स्टूडेंट, हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को यहाँ पे डिफाइन किया, उसको एक्सप्लेन किया और उसके एक्स कंपोनेंट निकाला, वाई कंपोनेंट निकाला। इसी तरह से हमने उसकी मैग्नीट्यूड निकाली वेक्टर की, यानी कि रिजल्टेंट कंपोनेंट को हमने एक्सप्लेन किया। इस तरह से वेक्टर की डायरेक्शन हमने फाइंड किया, यानी कि एंगल को फाइंड किया। और आज हम इस तरह से करते हैं कि जो ना जो हमने कंपोनेंट्स मालूम किए हैं इनके कुछ MCQs है हमारे पास, इनको सॉल्व करते हैं, जिससे आप सॉल्व करते हैं लेकिन मिस्टेक हो जाती है। वो इस तरह से है, अब सबसे जो पहला कंपोनेंट है हमारे पास, अगर हम पहले बात करें पहले MCQs की, तो हमारे पास जो पहला MCQs है वो ये कहता है एट व्हाट एंगल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए कंपोनेंट इज इक्वल टू हो एक्स कंपोनेंट जो हो वो वाई कंपोनेंट के इक्वल हो जाए। स्टूडेंट क्वेश्चन ये है एट व्हाट एंगल, कितने एंगल पे वेक्टर ए का जो एक्स कंपोनेंट है वेक्टर ए के वाई कंपोनेंट के इक्वल हो जाए। क्योंकि हमने पढ़ा है कि हमारे पास अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा है, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा है, यानी कि ए एक्स इज इक्वल टू हो जाए ए वाई के। लेकिन हम वेक्टर की बात कर रहे हैं। याद रखना एक पॉइंट, मैंने यहां पे ए एक्स के ऊपर एरो लगाया है और ए वाई के ऊपर एरो लगाया है, तो इसका मतलब है हम वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो याद रखना है
अक्सर स्टूडेंट का ये जवाब होगा कि ये जो है ना एंगल जो है ना 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो याद रखना है कि जब हम कैलकुलेटर के ऊपर देखते हैं कि साइन 45 डिग्री इसका आंसर और cos 45 डिग्री, इन दोनों का आंसर जो है ना सेम आता है। और अगर हम बाकी एंगल चेक करें 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो उनका आंसर सेम नहीं आता। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो एंगल है वो 45 डिग्री ठीक है। हालांकि ये आंसर बिल्कुल गलत है। वो इस तरह से, इसमें आपने जो है ना हिंट ये देखनी है कि क्योंकि मैंने ए के ऊपर एरो लगाया है और ए एक्स के ऊपर एरो लगाया है और ए वाई के ऊपर एरो लगाया है, उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जो है ना ये वेक्टर हैं। वेक्टर जो होते हैं ये हमारे पास उस वक्त इक्वल होते हैं जब इनकी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों इक्वल हों। उस वक्त हमारे पास जो है ना ये हमारे पास एंगल जो होता है 45 डिग्री के ऊपर हम सही आंसर इसको देखते हैं। तो याद रखें, हम वेक्टर की बात करें, जब वेक्टर की बात करेंगे कुछ इस तरह से सिचुएशन बन जाएगी। जो वेक्टर हमारे पास होते हैं, अगर हम एक्स, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास है वाई एक्सिस। अगर हम ए एक्स कंपोनेंट में वेक्टर को देखें, ये हमारे पास ए एक्स वेक्टर है और दूसरा ये हमारे पास है ए वाई वेक्टर। अब अगर आप देखें इन दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम हो सकती है, ओरिजिन से मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, जिसकी वजह से वेक्टर ए जो एक्स कंपोनेंट है और वेक्टर ए जो है जिसका वाई कंपोनेंट है, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो हमारे पास आंसर 45 डिग्री ये गलत है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हम कहेंगे इम्पॉसिबल। तो ये हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा कि जब हमारे पास दो वेक्टर यानी कि उसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों इक्वल आ रहे हों, तो उसके लिए कंडीशन ये होती है उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल होनी चाहिए। लेकिन अगर हम देखें मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन इक्वल नहीं है। मैं एक्स कंपोनेंट जो है ना फॉरवर्ड जा रहा है, राइट हैंड साइड पे जा रहा है, और अगर हम वाई कंपोनेंट की बात करें तो वो अपवर्ड जा रहा है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इस वजह से हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ये करेक्ट आंसर बन सकता है, ये इम्पॉसिबल, ई ऑप्शन करेक्ट है। और उसके बाद सेकंड एमसीक्यूज पे आते हैं। अब सेकंड एमसीक्यूज में अगर हम देखें, एट व्हाट एंगल वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट। अब यहां पे मैग्नीट्यूड की बात की गई है। अब देखें अगर एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड वाई कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड के इक्वल हो तो उस वक्त ये दोनों इक्वल होती हैं जब हमारे पास एंगल कितना डिग्री हो, 45 डिग्री हो। अगर हम एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा इन दोनों की मैग्नीट्यूड को देखें 45 डिग्री के एंगल के ऊपर, ये दोनों एंगल यानी कि इन दोनों की मैग्नीट्यूड 45 डिग्री पे इक्वल हो सकती हैं। अगर आप ये साइन देखें तो यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड का साइन है दोनों के साथ, लेकिन यहाँ पे क्या था, वेक्टर का साइन था, जिसकी वजह से ये 45 डिग्री के ऊपर इक्वल नहीं हो सकते, किसी सूरत में इक्वल नहीं हो सकते ये। तो ये हमारे पास रॉन्ग क्वेश्चन था। अब अगर हम सेकंड की बात करें, एट व्हाट एंगल ए एक्स की मैग्नीट्यूड और ए वाई की मैग्नीट्यूड ये दोनों इक्वल उस वक्त हो सकते हैं जब हमारे पास एंगल 45 डिग्री होगा। और उसके बाद थर्ड एमसीक्यूज हमारे पास है। अगर हम थर्ड एमसीक्यूज की बात करें, हमने कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर पढ़े हैं, तो कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, कि किसी वेक्टर के मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हो सकते हैं किसी वेक्टर के। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए के कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं? हाँ जी, वेक्टर ए के अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो हम वेक्टर ए के काफ़ी कंपोनेंट्स बना सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट का ये आंसर होगा कि वेक्टर के तो दो कंपोनेंट्स होते हैं, कि ये एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। हालांकि ऐसी बात नहीं है, वेक्टर के हम कई कंपोनेंट्स ले सकते हैं, ए से लेकर जी तक या 1 से लेकर अप टू सो ऑन इनफिनाइट। तो किसी भी वेक्टर के इनफिनाइट कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ना कि 2 और 3। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 4 है। एमसीक्यूज नंबर 4 की तरफ आए तो ये हमारे पास होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्वेश्चन वही है, सिर्फ मैंने एक चेंजिंग की है। कौन सी चेंजिंग की है? यहाँ पे था मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स,
तो यहां पे है मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर का लफ्ज यहां पे मैंने यूज किया है, रेक्टेंगुलर का लफ्ज यूज किया है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कितने होते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए के अगर कंपोनेंट्स पूछे जाए तो वो इनफिनाइट होते हैं। अगर पूछे जाए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए तो याद रखना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मैंने यहां पे दो सॉल्व किए हैं, एक्स कंपोनेंट और दूसरा था हमारे पास वाई कंपोनेंट। हालांकि ये आंसर अक्सर बच्चे जो है ना दो लगाएंगे इसके, तो दो कंपोनेंट्स होते हैं कि सर अभी आपने सॉल्व भी किए हैं, एक वाई कंपोनेंट और दूसरा एक्स कंपोनेंट, तो यहाँ पे इसका आंसर तो दो बनता है, यानी कि बी पार्ट। हालांकि जो हमारे पास वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं वो तीन होते हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड थर्ड भी होता है, उसको हम जी कंपोनेंट कहते हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा ये 3 आएगा। उसके बाद लास्ट एमसीक्यूज है, यानी कि एमसीक्यूज नंबर 5 है। तो अब मैंने मजीद इसमें थोड़ी चेंजिंग की है, कौन सी, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ प्लेन वेक्टर। अब मैंने यहां पे एक लफ्ज यूज किया है, प्लेन का लफ्ज यूज किया है, प्लेन वेक्टर। अजी आपने पढ़ा हुआ है एक हमारे पास जो 2 डायमेंशनल सिस्टम होता है उसको आप प्लेन कहते हैं, और जो 3 डायमेंशनल सिस्टम होता है उसको आप स्पेस कहते हैं। अगर मैंने यहाँ पे प्लेन का लफ्ज यूज किया है तो प्लेन के अंदर जो वेक्टर होते हैं वो मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। तो ये 2 हमारे पास वेक्टर हो सकते हैं प्लेन के अंदर, ना के 3 ना के इनफिनाइट। उम्मीद है स्टूडेंट अच्छी तरह समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह।